नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज पूरे भारत ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। आइए आपको पहले समझाते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संपत्ति। इतना एक ऐसा सुदृढ़ भारत जो विश्व में उदाहरण के रूप में गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की रक्षा करने के लिए और गणतंत्र को सशक्त करने के लिए जाना जाए, ये आकांक्षा हर एक नागरिक, मतदाता और भारत में आए। और राजनीतिक, सरकार, शासन, प्रशासन, व्यवस्था, ये तमाम चीजें मिलके एकीकृत होकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं जिससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा और अहम किरदार है गणतंत्र का। और इस गणतंत्र की मजबूती के लिए हर एक भारतवासी को एकजुट होकर एक ऐसा भारत बनाना चाहिए जो विश्व में एक ऐसा उदाहरण बन सके कि आने वाली पीढ़ियों तक ये कहा जाए कि गणतंत्र भारत का न्यायप्रिय, गणतंत्र भारत का लोकप्रिय और गणतंत्र भारत का हर एक व्यक्ति को उसके अधिकारों के लिए सुनिश्चित करने वाला। और कैसा हो गणतंत्र, इसी पर चर्चा करेंगे आज गणतंत्र उत्सव पर। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दो मेहमान, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा और गोविंद पारिक जो कि एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन राजस्थान सरकार हैं। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। गोविंद जी, ये जो गणतंत्र है बड़ा विविध है और बड़ा सर्वव्यापी है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे और सर्वव्यापी बनाने में किसकी भूमिका कितनी जिम्मेदार है और वो कैसे पूरी हो, ये बड़ा सवाल है देश के सामने आज। त्रिशूल जी, आपने सही कहा जी। आज गणतंत्र को अगर सही मायने में हम देखते हैं तो गणतंत्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात गणतंत्र की हमारे साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन साथ में ये भी महत्वपूर्ण है कि गणतंत्र को हम सही मायने में उसकी भावनाओं के अनुरूप समझे। हम सब जानते हैं कि गणतंत्र, जैसा कि उदाहरण के लिए कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सही मायने में डेमोक्रेसी जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। जी। और चुन करके अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के माध्यम से हमारी सारी व्यवस्थित कार्यवाही चलती है, संपादित होती है। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं कि अगर हम इसको और आगे लेकर के जाएं तो सही मायने में गणतंत्र हमारा देश, हमारा संविधान, साथ में हमारे अधिकार और अंत में आता है हमारा कर्तव्य। लेकिन मेरा मानना है कि सही मायने में हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाओं को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। हमारे संविधान के प्रति हमारी निष्ठा और मजबूत बने, संविधान की बारीकियों को, उसके एहसासों को हम समझें और उसी के अनुरूप आचरण करें। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने अधिकारों के भान होने के साथ साथ, अधिकारों की जानकारी होने के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में विशेष रूप से जानकारी हो। और एक राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उस राष्ट्र के नागरिक उस राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो, उस देश के संविधान के प्रति निष्ठावान हो, अपने अधिकारों को समझे। और अधिकारों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ करके उसके अनुरूप आचरण करें। बिल्कुल। गोविंद जी, हमारे साथ ममता शर्मा भी जुड़ चुकी है। ममता शर्मा जी। ममता शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं महिला आयोग की, लंबा कार्यकाल रहा है राजनीति में, न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छे से पहचानती हैं क्योंकि आपका घर जुड़ा हुआ है न्याय व्यवस्था से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गणतंत्र कैसा हो और कितना सशक्त हो कि भारत पूरे विश्व में एक उदाहरण के रूप में स्थापित हो सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की बधाई दे रही हूँ, सबको शुभकामना दे रही हूँ। और उसके बाद ये कहूँगी कि हमारे देश का गणतंत्र
इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि वो पूरी दुनिया में एक उदाहरण बने। खास तौर से मैं ये कहूंगी कि जो अभी पिछले 7 सालों में काम हुआ है सरकार द्वारा, गरीब को छत मिली है, गरीब को गैस मिली है, गरीब को शौचालय मिले हैं, तो जब तक हम आज के युग में अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं सोचती कि देश सुदृढ़ होगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें अभी से ही बच्चों में देश के प्रति प्रेम की भावना डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम्स आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उन्हें दिखाएं ताकि उन्हें ये पता लगे कि देश प्रेम क्या है, आजादी में किन किन लोगों का योगदान रहा है, क्या हुआ है, ये सब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझती हूँ कि और अभी जो पारिक जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है, ये मैं भी मानती हूँ कि हम अपने अधिकारों का तो प्रयोग करना चाहते हैं कि सरकार ने हमको ये दिया, ये हमें मिलना चाहिए, लेकिन देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी भी ड्यूटीज बनती हैं कि उन ड्यूटीज को हम निभाएं ताकि देश और आगे से आगे जाए। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे देश में जो आजकल योजनाएं आई हैं, वो चाहे शौचालय के प्रति हो, चाहे उज्ज्वला हो, महिलाओं के लिए एक और बात मैं कहूंगी कि संविधान में महिलाओं के लिए और कुछ होना चाहिए ताकि महिलाएं, देश की जो आधी आबादी है वो सुदृढ़ बने, और खास तौर से ऐसे कानून और नियम बने कि ये महिलाएं सुरक्षित हों। आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज भी दुष्कर्म हो रहा है, तो आज कब तक? हम आजाद देश के लोग हैं, हमें महिलाओं को भी उतना ही आगे लाना चाहिए जितना हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं। हम महिलाओं के बारे में अब बात तो करने लगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, क्रियान्विति नहीं हो रही है, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें भी सुधार आए। जी, गोविंद पारिक जी, एक बड़ा लंबा कार्यकाल आपका रहा है कि सुधारों को लेकर बहुत आप काफ़ी प्रयोगात्मक अधिकारी रहे हैं कि सुधार कैसे हों, और देश विदेश की यात्राएं की। मुझे कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं कि जहां आपको लगा कि यहाँ गणतंत्र मजबूत हो रहा है और मुझे ये करना चाहिए, और वो आपने किया हो। त्रिशूल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी परिस्थितियां हमें आज हर हालत में ऐसे उदाहरण खुद को भी प्रस्तुत करना चाहिए। और आपने जो एक प्रसंग पूछा हो, तो मैं इस प्रसंग के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं, जैसा भी ममता जी ने कहा, ममता जी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और बहुत लंबा अनुभव उनका भी रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं की भूमिका निश्चित रूप से और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मैं एक तथ्य यहाँ पर उजागर करना चाहता हूँ कि जब जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम मताधिकार का उपयोग करें और हम अपने लिए अपने शासकों को चुने। आज की स्थिति यह है कि आज भी 2019 के अगर लोकसभा के चुनाव को, उसकी मतदान को देखते हैं, तो लगभग 1/3 मतदाता ऐसे हैं जो मतदान केंद्र तक जाते ही नहीं है, मताधिकार का उपयोग ही नहीं करते। ये एक अच्छी बात इस 2019 के चुनाव में रही कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत आशातीत वृद्धि उसमें हुई, अन्यथा महिलाओं का सामान्यतः मतदान प्रतिशत कम रहता रहा, लेकिन 2019 में इसमें सार्थक परिणाम इसके रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जब जागरूक रहते हैं, अपने उदाहरण के बारे में पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों की तरफ जब देखते हैं, हमने इंग्लैंड के संविधान को बहुत, उसकी एक तरह से काफी कुछ उसको कॉपी किया है, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि भारत का संविधान केवल 166 घंटों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बना दिया और सारे सदस्य उसमें शामिल थे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इंग्लैंड जैसे देश में जहाँ राष्ट्र के प्रति अनुशासन की भावना है, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, रोड क्रॉस करते समय भी अगर आपको जेब्रा लाइन पर क्रॉस है, तो जेब्रा लाइन के लिए अगर 200, 300, 400 मीटर दूर जाकर के क्रॉस करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं। श्रीलंका जैसे छोटे देश में ट्रैफिक के हर नियम का पालन किया जा रहा है, लेकिन हम भारत में देखते हैं कि उतनी गंभीरता से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता, और उसके परिणाम होते हैं कि
हर साल जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश में ही 10,000 लोग मर जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हम इसको मैंने खास तौर पर देखा कि हमारा इसका स्ट्रिक्टली अब पालन करना भी शुरू किया कि अगर हम रोड क्रॉस भी कर रहे हैं जेब्रा लाइन से करें, रोड के सारे नियमों को माने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि जब विकसित राष्ट्र जिनको सारी वहां के निवासियों को पूरी आजादी मिली हुई है, लेकिन उस आजादी का मतलब स्वच्छंदता से नहीं होना चाहिए। हम हमारे यहाँ आजादी का मतलब स्वच्छंदता से जब लेने लगते हैं, तब राष्ट्र निर्माण किसी न किसी स्वरूप में बाधक उसमें बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सार्थक दृष्टिकोण के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहें, आत्मानुशासन का परिचय हर जगह दें। राष्ट्र में हमारा योगदान एक सैनिक कर्मी बनकर के देश के लिए संघर्ष करना ही नहीं है। देश की आजादी की रक्षा करने के लिए जो सैन्य कर्मी और पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो राष्ट्र के प्रति आपकी बहुत बड़ी योगदान है राष्ट्र के निर्माण में। अगर मैं एक सरकारी अधिकारी के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, तो राष्ट्र निर्माण में मेरा भी योगदान है। मैं अगर व्यापारी हूँ, तो ईमानदारी से व्यापार करके व्यापारिक प्रक्रिया को निभाता हूँ, तो मैं उसके लिए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दूंगा। और विशेष तौर पर जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें केवल स्वयं का चिंतन नहीं करना, राष्ट्र का चिंतन करना है, समाज का चिंतन करना है, तब जाकर के हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। ऐसा पहले होता रहा है, चाहे राम राज्य की बात करें या महाभारत में, जब महाभारत का जो युधिष्ठिर संवाद, भीष्म जब सरसैया पर विराजे हुए हैं, और उस समय जब युधिष्ठिर ने उनसे आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, तो उनका यही उपदेश था कि आप हर हाल में आम जनता के लिए जितना जो कुछ कर सकते हैं वो करें, और साथ में प्रत्येक व्यक्ति का भी ये दायित्व है कि वो खुद अपने स्वचिंतन के साथ साथ अपने राष्ट्र चिंतन, समाज का चिंतन भी करें और सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। बिल्कुल। ममता जी देखिए, वंचित, शोषित, पिछड़ा और स्त्री, ये जब इनकी संख्या सशक्त दृष्टिकोण में ज़्यादा होगी और अशक्त में कम हो जाएगी, तब ऐसा होगा कि गणतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है और इसकी ज़रूरत है शायद अभी इस समय। देखिए, इसकी बहुत ज़रूरत है, और मैं ये कहना भी चाह रही थी कि आज भी जो वंचित लोग हैं, जो शोषित हैं, उनको आज भी ज़रूरत है सशक्त बनाने की, उनकी तरफ देखने की, उनको किस तरह से ऊपर लाया जाए। क्योंकि आज भी गांव में आप कई बार सुनते हैं कि दलित दूल्हे को घोड़े से उतार दिया। आखिर क्यों? अब ये समय नहीं रहा है। आज़ादी के इतने सालों बाद आज हमारा जो 73वां गणतंत्र दिवस है, इस पे हम ये बात करें तो एक शर्म सी आती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें प्रशासन, पुलिस और साथ में पॉलिटिशियन, सबको बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। हमारे बच्चों में वो संस्कार डालने पड़ेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ जातिवाद का कोई भाव नहीं है। ये सब डालने के लिए, जो अभी पारिक साहब ने कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हमें बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तानी संस्कार क्या हैं? मैं मानती हूँ कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, तो अंग्रेजी आना जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी संस्कार आना जरूरी नहीं है। अंग्रेजी भाषा जरूर आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के जो संस्कार हैं वो हमारे यहाँ जो आजकल की पीढ़ी, नई पीढ़ी की अधोष है और जिस तरह के काले कारनामों में पड़ गई है, उनको हमें प्रण करना चाहिए आज के दिन कि इनको किस तरह से हम एनजीओ के माध्यम से या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके माध्यम से, रिटायर्ड जो लोग हो गए उनके माध्यम से इनको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि आज की जो पीढ़ी बिगड़ रही है, इसका मेरे ख्याल से त्रिशूल जी आप भी अंदाज लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे भी बहुत हैं। तो एक्सट्रीम जो है ना, अति, या तो बहुत ही अच्छे हैं या बहुत ही बिगड़ चुके हैं। अच्छे परिवारों के लोग उसको मॉडर्न मानते हैं। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत है। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है
कि बच्चे उल्टे सीधे कामों में पड़े। आधुनिकता का मतलब ये है, जैसे अभी कहा पारिक साहब ने, कि रोड क्रॉस करते वक्त, गंदगी फैलाते वक्त हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमको किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। हम बाहर निकलते हैं, हम सिनेमा में जाते हैं, तो एक ये जो सारा परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूंगी कि आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि किसी तरह से इन सब बातों में बदलाव आए। जी देखिए गोविंद जी, ममता जी ने जो कहा कि संस्कारों की वानगी होना बहुत जरूरी है, ये भी गणतंत्र की मजबूती के लिए एक बड़ा ऐसा सशक्त पहलू है कि हम आधुनिकता को कहीं ना कहीं समावेशित करें अपने जीवन में, लेकिन संस्कारों का बने रहना बहुत आवश्यक है। आपने बिल्कुल सही कहा त्रिशूल जी। अगर सही मायने में कहें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति रही है। हमें गर्व है, हमें इस बात का बहुत अभिमान है कि हमने एक सबसे सुसंस्कृत राष्ट्र में जन्म लिया, यहाँ की संस्कृति को अपनाया, और यहाँ की संस्कृति न केवल सामाजिक दृष्टि से, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अधिकांश संस्कार और हमारी प्रथाएं वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ में जुड़ी हुई है। हमारे तत्कालीन ऋषि मुनियों ने उन सांस्कृतिक परंपराओं में, और जो बहुत वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित थी, उनको किसी न किसी तरीके से अध्यात्म के साथ जोड़ करके हमें प्रस्तुत किया। कालांतर में हम उसके वैज्ञानिक महत्व को कुछ समझ नहीं पाए, उसको केवल प्रथा के रूप में ले लिया। तो उसको एक लॉजिकल, एक जो उसके ऊपर लॉजिक्स के बेसिस पर होना चाहिए, वो शायद हम हमारी युवा पीढ़ी को नहीं समझा पाए। इसके कारण हम कुछ प्रथाओं से विमुक्त हो गए। मेरा मानना है कि एक किसी न किसी तरीके से इस बात की भी सख्त जरूरत है कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में भी हमारी युवा पीढ़ी को जानकारी दी जाए। वो निश्चित रूप से खुद इसको लॉजिकल तरीके से समझेगी, और लॉजिक्स पर जब बेस चीजें समझ में आएंगी तो उनको संस्कृति पर अपना गर्व और अभिमान होगा। और मेरा ये भी मानना है कि गणतंत्र के नागरिक होने के नाते हमें अपने इतिहास पर, हमें हमारी संस्कृति पर, हमारी वैभवशाली परंपराओं पर गर्व भी होना चाहिए, उस पर अभिमान भी होना चाहिए जी। और जब ये सारी चीजें साथ में शामिल होती है तो हम और अधिक आत्मा अनुशासन के साथ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। जी। अभी एक और महत्वपूर्ण बात ममता जी ने कही और आपने एक अच्छा सवाल उठाया, दलित, शोषित और वंचित। त्रिशूल जी, एक इसके साथ साथ एक समानांतर एक और सवाल उठता है। एक पिछले दिनों ही एक युवक जब चर्चा के दौरान हमारे पास में मौजूद था, वो उनका एक सवाल था कि हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की बेसिक परिभाषा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, उसको आर्थिक सामाजिक प्रगति में अपना योगदान देने के समान अवसर प्राप्त हो। हमारे संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन संविधान में की गई व्यवस्थाओं के प्रति आज उनके चिंतन और मनन की भी जरूरत है। आज हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण युवक आकर के जब ये पूछता है कि मुझे समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, न नौकरी में, न पदोन्नति में, न शिक्षा में, न नौकरी में, न पदोन्नति में, उसका कोई जवाब हमारे पास में नहीं होता जी। तो इन दिशा में भी अब चिंतन और मंथन की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए ममता जी, आपने कहा कि संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं ये हमारे देश की खूबसूरती है कि पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा और बर्गर वाली पीढ़ी भी जब देश की बात आती है तो इस तरह आंदोलित हो जाती है, और कब जंतर मंतर पर एकत्रित हो जाती है, कब इंडिया गेट पर पहुंचकर आवाज को बुलंद करने लगती है। ये भी एक खूबसूरती है इस गणतंत्र की। हाँ देखिए, ये खूबसूरती है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक खूबसूरती ये भी है कि जंतर मंतर पे और आपका इंडिया गेट पे फ्लैट वॉक होता है कि हमें आजादी चाहिए। अरे आजादी किस तरह की आजादी आपको चाहिए? आपको सब कुछ तो आजादी है। आप ये चाहें कि आप स्वच्छंद हो जाएं, ऐसी खुली हवा में जिए जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में लोग जीते हैं, तो वो हिंदुस्तान के लिए बड़ा एक कठिन कार्य होगा। आप आध्यात्म से भी जुड़िए, आप विज्ञान से भी जुड़िए। अभी पारिक साहब ने कहा सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में अगर आप ये सोचें
कि हम इतने स्वच्छंद हो जाएं और इतनी खुली हवा में जिएं कि लोगों का जीना मुश्किल कर दें, तो मैं इस बात से थोड़ा सा बिल्कुल डिफर करती हूँ। चाहे मैं महिला आयोग की अध्यक्ष रही जी। हूँ और कई बात जो मैंने कही तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये बिल्कुल गलत कह रही। कई एनजीओ की ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मेरी बहुत खिलाफत की, लेकिन 90% तबका जो देश का था उन्होंने तारीफ भी की कि संस्कार और किस तरह के वस्त्र, किस तरह का क्या क्या। देखिए हमारे देश में जो है वो वही चलेगा। अगर हम ये सोचें कि उतनी नग्नता जितनी की विदेशों में है हमारे यहाँ आ जाए तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और मैं समझती हूँ कि हमारा गणतंत्र नहीं कहता ये बात, हमारा गणतंत्र ये कहता है सबको समान अधिकार हो। अभी पारिक साहब ने एक बहुत अच्छी भी बात कही कि एक ब्राह्मण युवक ये कहता है कि मुझे इतने नंबर लाने पे भी कुछ नहीं मिलेगा। इस पे सरकारों को मंथन और चिंतन सब कुछ करना चाहिए जी। ये समय जी बिल्कुल, संवाद आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। आइए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। गोविंद पारिक जी, देखिए जो ममता जी ने कहा कि स्त्रियां कैसे भी कपड़े पहने शहरों में, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर शहरों में उनके कपड़ों पर कोई प्रतिबंध ना हो या हो, लेकिन गांव में सैनिटरी पैड लेने जाना हो तो वो अधिकार पूर्वक खुलेपन से चले जाएं, ये भी अधिकार सशक्त होना चाहिए। गोविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? ट्राई कर रहे हो। गणतंत्र का अपना महत्व हर एक वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र में और कोने कोने तक, शहर से लेकर कस्बों तक, गांव गरीब तक पुख्ता होना चाहिए। और लेकिन जो कुछ बाकी है उसको पूरा होना बहुत आवश्यक है। और ये ज़रूरत के साथ सबसे बड़ी बात कि ये अधिकार भी है, और ये अधिकार जिस दिन पूरा हो जाएगा निश्चित रूप से ममता जी, देखिए आप कह रही थी कि स्त्रियों के पहनने ओढ़ने पे कोई किसी तरह का एक नियम कायदा कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि वो लोकतंत्र, गणतंत्र और मूलभूत अधिकार, इनके सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। गोविंद जी, देखिए आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है त्रिशूल जी, आपकी आवाज। शून्य आकांक्षी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, विचारक हैं। स्वागत आपका शून्य आकांक्षी जी ANB न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद सर। गोविंद जी, ये जो खुलापन है जो ममता जी कह रही थी कि कहीं एक नियम कायदा होना चाहिए, लेकिन ये खुलापन भी होना चाहिए कि गाँव में महिलाएं सैनिटरी पैड लेने पहुंच जाएं दुकान तक पूरे अधिकार के साथ, ये खुलापन भी होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा त्रिशूल जी, खुलापन होना चाहिए। खुलापन का आशय लेकिन नग्नता तो नहीं है जी। खुलापन होना चाहिए, खुलापन विचारों में होना चाहिए। वैचारिक धरातल पर व्यक्ति में खुलापन हो, लेकिन वो खुलापन हमारी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। कोई ऐसी बात हो जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है तो उससे शायद बचने की जरूरत है। हालांकि मैं इसको आज की युवा पीढ़ी के बारे में दोनों बातें सत्य है। एक तरफ भारतीय युवा पीढ़ी पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का डंका बजाए हुए है। आज आप देखते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में लगभग 2 लाख भारतीय डॉक्टर्स वो वहां जुटे हुए हैं। लगभग इतने ही वहां टेक्नोक्रेट्स, IT प्रोफेशनल्स वो वहां IT के कामों में लगे हुए हैं। अगर आज भारतीय प्रतिभाओं को USA जैसे विकसित राष्ट्र से अगर भारतीय प्रतिभाएं निकाल दी जाए तो उनके कई सारे सिस्टम गड़बड़ा जाएंगे। कई सारी जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी जो
मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनके सीईओ इंडियंस बन चुके हैं। बहुत तेजी से भारतीय प्रतिभाओं ने पूरे विश्व में, न केवल अमेरिका और यूरोप बल्कि पूरे विश्व के हर राष्ट्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी तो एक तरफ हम प्रगति के इस पीक के ऊपर पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम एक कुछ ऐसा फेज भी है जो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, जो अपनी आधुनिकता और अपनी परंपरा उनके बीच में संघर्ष में लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि हमारी परंपराओं और आधुनिकताओं में कोई बहुत ज्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी समृद्ध परंपराओं को देखते हैं तो भारतीय महिलाओं को वो सारे अधिकार प्राप्त थे जो आज प्राप्त है। वो हमारे प्राचीन इतिहास ये स्पष्ट करता है, हमारी प्राचीन संस्कृति के अनेक उदाहरण जब ये देखने को मिलते हैं कि उनको हर तरह से समान अधिकार था। प्रत्येक जाति, वर्ग, समुदाय सबको समान अधिकार प्राप्त थे। जाति की गणना जन्म से नहीं कर्म से की जाती थी। ये सारी बातें हमारी संस्कृति में साथ में थी। और साथ में खुलापन में मेरा जो इसमें विशेष महत्व देना चाहूंगा कि जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है, चाहे वो चंडीगढ़ में, पंजाब में हो, राजस्थान में या देश के किसी भी कोने में हो, आधुनिकता का मतलब, खुलेपन का मतलब ये नहीं है कि आप खुले में सिगरेट पी करके अपने आप को आधुनिक माने, आप खुले में बार में जाके डांस करके, क्लब में डांस देख करके आप अपने आप को आधुनिक माने, ये कोई जरूरी नहीं है। आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए, और अगर ये दोनों समन्वय के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम समृद्ध राष्ट्र बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। सोनिया कांची जी बड़े जाने माने नेता हैं, मजदूर नेता हैं, और बड़ा लंबा जीवन इनका मजदूरों के अधिकारों के लिए निकला है, उनको पुख्ता करने के लिए निकला है। मुझे जॉर्ज फर्नांडिस की याद आती है शून्य आकांक्षी जी, आपके जीवन को देखता हूं तो। शून्य आकांक्षी जी, मजदूरों के अधिकार और तमाम चीज़ें आज वंचित, शोषित, पिछड़ा और स्त्री, इन चार पक्षों को मजबूत होना है गणतंत्र की मजबूती के लिए। कैसे सोचते हैं कि गणतंत्र कैसा हो कि ये चारों पक्ष मजबूत हों और एक ऐसे सशक्त भारत का निर्माण हो जो पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन सके? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र कैसा हो इसकी बहुत जरूरत है कि हम गणतंत्र में क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार से। कहने का अर्थ ये है कि अभी जिस प्रकार से जैसे जैसे समय, स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ ही जो हम देख रहे हैं कि तो जातिगत, एक धार्मिक, ये वैमनस्य बढ़ता जा रहा है, और आर्थिक रूप से जो खाई है वो और चौड़ी होती चली जा रही है। हमें जो है सबसे ज्यादा जरूरत है इस वैमनस्य को मिटाने की। इस खाई जो चौड़ी होती चली जा रही है, इसको दूर करने की बहुत जरूरत है। तो त्रिशूल जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने इस खाई को नहीं पाटा तो बहुत सारी तकलीफें आ सकती हैं। इस पर मैंने एक कविता भी लिखी थी जी, अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल उन विचारों से दर्शकों को और पूरा भारत उनसे रूबरू हो कि कहाँ बदलाव हो सकता है। हाँ जी, तो एक इसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी। यद्यपि ये कविता काफी पुरानी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इस कविता की जो मैंने प्रासंगिकता है कालजयी होती जा रही है, वो और ज्यादा उसका प्रासंगिक होती चली जा रही है। तो सुनिएगा। कल मेरा पिता पीठ दिखाता था, तुम्हारा बाप बेहिसाब कोरे बरसाता था। कल मेरा पिता पीठ दिखाता था, तुम्हारा बाप बेहिसाब कोरे बरसाता था। आज मैं पीठ नहीं पेट दिखाता हूँ, अपनी मजबूरियों को होठों तक लाता हूँ। कल से आज में यह बदलाव आया है, कम से कम पथराई शुष्क आंखों में पानी तो भराया है। कल से आज में यह बदलाव आया है, कम से कम पथराई शुष्क आंखों में पानी तो भराया है। आने वाली कल की आहटें बता रही हैं, कल, आज और कल, आने वाले कल की आहटें बता रही हैं। यदि रोटी देश में बांटी नहीं गई, खाई भेद की पाती नहीं गई,
आने वाले कल की आते बता रही हैं, यदि रोटी देश में बांटी नहीं गई, खाई 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 अगर बांटी नहीं गई, तो कल आंखों में पानी की जगह खून तैर जाएगा। सच समझना भविष्यवाणी है, सामने थाली परसी रहेगी, फिर भी तुम्हारा लड़का भूखा बिलबिलाएगा, मेरा बेटा देख लेना छीन के खा जाएगा, मेरा बेटा देख लेना छीन के खा जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इस कविता के मर्म को समझें कि आगे आने वाला बहुत कठिन समय है। यदि हमने अभी भी अगर हम समझे नहीं, यदि हम पूरे सामाजिक दृष्टि से, सरकार के दृष्टि से, ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी दृष्टि से कहीं पर भी हम देखें, आज हमें समझने की जरूरत है और ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और इस वैमनस्य को और जो आर्थिक रूप से खाई चौड़ी होती जा रही है, उसको पाटने की जरूरत है। बिल्कुल। गोविंद पारेख जी, देखिए शून्य आकांक्षी जी ने बहुत कहीं मर्म पर चोट की है और कहीं उस विभीषिका को उजागर किया है जो वर्तमान में ये जो जातिगत वैमनस्यता है इसको बहुत कम करने की जरूरत है और राजनीतिक जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है इसमें। जी, आपने जातिगत वैमनस्यता, मैंने अभी पहले बताया कि हमारी प्राचीन संस्कृति जन्म आधारित जाति व्यवस्था को नहीं, कर्म आधारित जाति व्यवस्था को मानती थी। कालांतर में मध्यकाल में कुछ ऐसे हमारे बीच में बुराइयां पनपी कि जातिगत व्यवस्था अब बढ़ी और उसके बाद आजादी आंदोलन के दौरान और आजादी के बाद कुछ वर्षों तक जाति की समस्या का काफी हद तक समाधान भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनेताओं ने जातिगत आधार के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया और ये जातिगत आधार आज जाति की खाइयों को और चौड़ा करता जा रहा है। मेरा मानना है कि इस संबंध में संवैधानिक दृष्टिकोण से फिर चिंतन और मनन की जरूरत है। आपने जिन 4 मुद्दों के ऊपर आप बात करना चाह रहे हो, वो तो आपने कहा वंचित, दलित, शोषित और महिला। मेरा मानना है कि केवल वंचित को ही ध्यान दे लो आप। शोषित, अब ये जो अभी हमारे कवि महोदय ने जो बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि थाली से रोटी छीन के खा जाएगा, ऐसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो, वो रोटी छीन के खाना वाला व्यक्ति पहले कभी दलित रहा होगा लेकिन अब सवर्ण भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि दलित स्वर्ण की झगड़े में पड़ने की बजाय, इनको झगड़ाने की बजाय सबसे ज्यादा वंचित वर्ग, जो भी वंचित है, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय को, बिना किसी वैमनस्य के उसके भी प्रगति की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसको राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ में जोड़ना पड़ेगा। उसको प्रगति और तरक्की के समान अवसर प्रदान करने होंगे और इस सब के लिए ये जरूरी है कि हम संवैधानिक निष्ठाओं का पालन करें और साथ में सामूहिकता की भावना हो। आपने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल के दौरान एक तरफ हम जो आर्थिक खाई की बात करते हैं, लेकिन कई सारे धनना कुबेर सेठों ने अपने खजाने भी खोले, बहुत सारे लोगों की सहायता भी की। और एक और बात है, आज के वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में अब हम आर्थिक खाई जो बढ़ी है, आर्थिक खाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये वैज्ञानिक जो हमारे अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इस आर्थिक खाई को कैसे कम किया जाए। लेकिन एक तरफ आर्थिक उदारीकरण है और वैश्विकता की भावना है और दूसरी तरफ अगर हम आर्थिक खाई को कम करते हैं तो वो एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बड़ी मुश्किल से बन पाता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना तभी किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो। तो शायद जातिगत जो वैमनस्यता वो खत्म होगी और जातिगत के साथ साथ सांप्रदायिक वैमनस्यता भी कम होगी। क्योंकि अगर हमने जाति और संप्रदाय के आधार पर जब राजनेताओं ने अपने हिस्से बांट लिए तो उस आधार पर हम देखते हैं कि वो जातिगत ही सब चीजें होती जा रही है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक दलदल में फंसते जा रहे हैं, जाति के दलदल में। निश्चित रूप से इससे बचने की जरूरत है और इससे बचने के लिए सबसे पहली जरूरत यही है कि हर चीज, चाहे वो राजनीतिक आरक्षण हो, चाहे वो सामाजिक आरक्षण हो, चाहे वो पदोन्नति का, सब कुछ आरक्षण को एक बार केवल आर्थिक आधार पर लाया जाए और वंचित वर्ग को मौका दिया जाए ताकि उसको भी आगे बढ़ने का मौका। जी
बिल्कुल गोविंद जी, देखिए शून्य आकांक्षी जी, जो गोविंद पारेख जी ने बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, शायद ये भी गणतंत्र की मजबूती में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। त्रिशूल जी, मैं कहना चाहता हूँ कि पारिक जी ने बहुत बढ़िया बात की है, लेकिन साथ ही साथ एक बात को मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये समान अवसर, ये कहना बड़ा सरल है, लेकिन ये समान अवसर किस आधार पर? हम जो है 1 किलोग्राम को एक छटाक से लड़ा नहीं सकते। और ये जो किलोग्राम और छटाक की जो बात कर रहा हूँ, ये केवल जातिगत भी ही नहीं, ये शहर, ये स्थान से भी संबंधित है। एक शहर में पढ़ने वाला जो बच्चा है, एक शहर में पलने वाला जो बच्चा है, और एक गांव में पढ़ने वाला जो बच्चा है, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे ही एक वर्षों से जो एक समाज में जो बच्चा पल रहा है, ऐसे समाज में जिसने वैभव देखा हुआ है, जिसने आर्थिक आधार पर भी और सामाजिक आधार पर भी बहुत सारी ऊंचाइयां देखी हैं, वो पूरी एक पीढ़ी के जो उसके पास में आएगी और एक दूसरी पीढ़ी जो एक दास्ता की जिंदगी जी है। मैं कहना चाहता हूँ सारी चीजों का समन्वय हमें देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो लकीर के फकीर बने रहें, लेकिन फिर भी अभी भी स्थिति बड़ी दर्दनाक है। अभी भी अब हमको जो है समन्वय की स्थिति देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से जातिगत, धार्मिक और ये जो मैंने शहर और गांव की बात की है, इसका भी समन्वय हो, जिससे कि सही स्थिति जो है, सही बात, ये जो आरक्षण से संबंधित चूंकि पारिक जी ने उठाई है, इसलिए मैंने ये बात की। जी गोविंद जी, देखिए ये एक बड़ा भेद है। अर्बन सेक्टर एक अलग स्थिति में है, रूरल सेक्टर बहुत अलग स्थिति में है, और दोनों के बीच में अगर समन्वय नहीं हुआ तो दरअसल यही खाई का एक कारण है या होगा। आप सही कह रहे हो कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधाएं और मिलने वाले अवसरों में बहुत सारी विषमताएं हैं। इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, ये वास्तविकता है। और हमारे नीति निर्माताओं ने हालांकि अनेक बार प्रयास भी किए हैं। गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, पंडित नेहरू ने पंचायती राज की व्यवस्था की, उसके बाद राजीव गांधी ने, अब देखते हो कि नवोदय विद्यालय खोले। अब गांव गांव में भी इस तरह के अच्छे स्कूल भी खुलने शुरू हुए और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस और आईपीएस अधिकारी छोटे छोटे गांवों से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले वो भी आए। एक तथ्य ये भी है कि पानी और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं जी। लेकिन फिर भी ये तथ्य स्वीकारना पड़ेगा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुविधाएं नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, और बहुत तेजी से हमारे देश का शहरीकरण होता जा रहा है। और शहरीकरण होने के साथ साथ शहरीकरण की अनेक समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे पानी की, बिजली की, ट्रैफिक की, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन ये एक तथ्य है कि आज हमें इस स्थिति का मुकाबला करना है, और इसका मुकाबला करने के लिए मेरा मानना तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतनी तरह की प्रतिभाएं हैं, और अनेक उदाहरण ऐसे देखने में मिलते हैं कि एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति अपने प्रतिभा के बल पर, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो सकती है, वो किसी पशुपालन के क्षेत्र में हो सकती है, वो किसी और जो कृषि आधारित कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों के बारे में हो सकती है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। और हालांकि एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में कम काम करने वाले लोग हैं तो वो प्रगति अच्छी मानी जाती है कि जब सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा लोग हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि क्षेत्र में जितनों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग हैं। अगर कृषि का यंत्रीकरण हो गया, आधुनिक और तकनीकी कृषि अगर हो रही है, तो कम लोगों की जरूरतें पड़ेगी, और वो जो कम लोग हैं वो रोजगार के लिए तत्काल शहर की ओर मुड़ जाते हैं, उनको अपने गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए कृषि आधारित अधिक से अधिक उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगे, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, तो संभवतः ग्राम और शहर की खाई को कम करेंगे
और एक बहुत बड़ी समस्या जो पूरे विश्व को इस समय समाधान करने की जरूरत आन पड़ी है, वो है पर्यावरण की समस्या। जी। शहरी क्षेत्रों में कुछ समय के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि हमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमें शुद्ध ऑक्सीजन के लिए कई ऐसे राष्ट्र आ चुके हैं, कई ऐसे शहर अब हो चुके हैं जहां उनको शुद्ध ऑक्सीजन के लिए आसपास की दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो अगर हमने प्रकृति के साथ अपने खिलवाड़ को इसी तरह से बनाए रखा तो शायद प्रकृति की तरफ हमें वापस लौटना पड़ेगा। जी। तो हमें कई सारे पहलुओं पर, ये बात हमारे कवि महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समन्वयवादी दृष्टिकोण की जरूरत है। अगर हम समन्वय के साथ अपनी प्रगति को जोड़ेंगे, आधुनिक विकास के साथ साथ हमारी तकनीकी विकास के साथ साथ हमारी प्राचीन प्रथाओं, संस्कारों और परंपराओं को जोड़ेंगे, और साथ में आधुनिक कृषि के साथ साथ हम साथ में जो हमारी पारंपरिक बातें हैं उनको भी साथ में जोड़ेंगे, सबके बीच समन्वय रहेंगे, गांव और शहरों के विकास के बीच में समन्वय रखेंगे, औद्योगिक विकास और कृषि विकास के बीच समन्वय रखेंगे, पर्यावरण के साथ समन्वय रखेंगे, तो शायद हम एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल शून्य आकांक्षी जी, देखिए समन्वयवादी सोच रखनी होगी, लेकिन बहुत ऐसा व्यवस्थित कार्य करना होगा कि हर एक गांव, गरीब, शहर, कस्बा, सब जगह लोकतंत्र मजबूत हो, गणतंत्र मजबूत हो और एक एक अधिकार की कहीं ना कहीं पैरवी पुख्ता हो। नहीं, आप सही कह रहे हैं तो जी। त्रिशूल जी और पारिक जी ने भी बड़ी सही बात कही है। हमारा इसमें मेरा मानना ये है कि ये जो पलायन गांवों से शहर की ओर हो रहा है, ये रुकना चाहिए। इसकी ओर उन्होंने इशारा भी किया है कि जो नए रोजगार पैदा होने चाहिए गांव में। जब हम अगर हम जो है इतनी अगर स्थिति अच्छी पैदा कर दें कि गांव जो है, गांव का व्यक्ति जो है, गांव का बच्चा जो है, गांव का युवा जो है शहर की ओर न भागे, तो निश्चित रूप से ये जिस समन्वयवादी बात की हम बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सही होगी। और आज जो स्थिति, आज तो आप देखिए एक शहर में पलने वाला बच्चा एक अच्छे एक आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के बीच में पलने वाला बच्चा बचपन से ही, यानी 3 साल की उम्र से, 2.5 साल की उम्र से ही कंप्यूटर को समझना चालू कर देता है और 5 साल की उम्र पर तक तो चलाना चालू कर देता है। तो उसको देखें और गांव को देखें, कितना बड़ा बहुत अंतर है। तो उस अंतर को दूर करना भी बहुत जरूरी है। और जहाँ तक अभी पर्यावरण की बात की, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ। अभी आपने देखा होगा कोरोना के काल में कि ये जो पिछले जो हमारे 2-2.5 साल से हम देख रहे होंगे कि जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, ये बहुत सही ढंग से विकसित हुआ है। और पर्यावरण कोरोना के कारण, क्योंकि हम जो जिस ढंग से हमारा जीवन जो बदल गया, जीवन जो परिवर्तित हुआ है अभी इस काल में, उसकी वजह से पर्यावरण को काफी लाभ हुआ है। बहुत सारे नुकसान हुए इस कोरोना काल में, लेकिन एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ। इसीलिए आप देख लीजिए कि कितना अंतर प्रकृति में आया है कि अब की बार आप देखें बरसात भी अच्छी हुई है, सर्दी भी अच्छी हुई है और गर्मी भी ढंग से हुई है। यानी जो 20-25 साल पहले जो मौसम हुआ करते थे वो इस बार मौसम दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें जो है जो पारिक जी ने कही, मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र यादव जी, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। एएनबी न्यूज पर स्वागत है आपका। कैसा हो गणतंत्र के हर एक अधिकार पुख्ता हो जाए, शहर से लेकर गांव तक? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए इंडिविजुअल हम पहले तो हर देशवासी अपने आप को एक नागरिक माने। पहले जिस तरह से अभी जो राजनेता है या पॉलिटिकल पार्टियां हमें एक वोटर के तौर पे ट्रीट करने लगी हैं, तो अगर हम अपने आप को नागरिक मानते हैं तो हम अपने नागरिक होने के नाते जो हमारे अधिकार है उनको लेकर भी जागरूक होंगे और जो हमारे कर्तव्य है उनको लेकर भी जागरूक होंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि देश का एक मंत्र जब संविधान बना था तो दिया था कि सत्यमेव जयते। आज यही जो वाक्य है जो कि हमारे देश का एक मंत्र के तौर पे इसको माना जाता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया ये वाक्य, आज ये कहीं पर भी प्रासंगिक नजर नहीं आता है। देखिए, जब गणतंत्र की बात करते हैं तो हमें सिर्फ सरकार की तरफ देखना या सिस्टम की तरफ देखना नहीं है। ये मुद्दा सामाजिक भी है, ये मुद्दा इंडिविजुअल है। मतलब हर एक नागरिक की
ये जिम्मेदारी बनती है। और जब हम किसी भी काम को करने से पहले अगर सेकंड थॉट देने लग जाए, अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण भी क्या जरूरी है जो हम कर रहे हैं डेली हमारी जो रूटीन लाइफ में, कि कौन सी वो चीज है जिसके करने से हमारे पर्यावरण का फायदा होगा और कौन सी चीज को नहीं करने से या करने से पर्यावरण को नुकसान होगा, इतना सोचने लग जाए तो ये एक जो जिम्मेदारी है वो पर्यावरण के प्रति भी है, ये जिम्मेदारी अपने देश के रोजगार के प्रति भी है, या देश की हमारी जो वैल्यूज हैं, लोकतांत्रिक वैल्यू। अभी एक संस्था ने एक सर्वे किया और उसमें बताया कि हमारे जो भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर हमारा विश्वास उतना नहीं रहा है। जब राजनीतिक पार्टियां उनको अपने हित के लिए और उनको अपनी तरफ से इस्तेमाल करने लगती हैं, वो किसी भी पार्टी की सरकार होती है, कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा हुआ है, अभी बीजेपी के टाइम में भी हुआ। वरना क्या जरूरी है कि आपको जो कृषि कानून बनाए गए उनमें आपने ना किसानों से डिस्कस किया और वो ऑर्डिनेंस के तहत आपको लगाने पड़े, बल्कि आपके पास सब कुछ है। संवैधानिक संस्थाओं की अगर गरिमा बनाए रखनी होती तो क्यों नहीं एक पूरे देश के साथ डिस्कशन होता, पूरे देश में एक नैरेटिव जाता कि भाई ये क्यों जरूरी है किसानों के लिए। तो हमें इंडिविजुअल भी ये सोचना होगा कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं वो बने रहें, तभी देश बना रहेगा। जी ठीक है गोविंद पारीक जी, समय समाप्त हो रहा है। मैं संक्षिप्त सा जवाब आपसे चाहूंगा कि गणतंत्र कैसे सशक्त हो, इसके लिए क्या बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? गणतंत्र को सशक्त करने के लिए गणतंत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और दायित्वों का भान होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए, जी राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत और प्रबल होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीयता की भावना मजबूत और प्रबल है तो उस स्थिति में मैं अपने घर का कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकूंगा। मुझे लगेगा कि मेरा राष्ट्र, मेरी सड़क खराब हो रही है, मैं सड़क को अनावश्यक रूप से नहीं खोदूंगा, मैं ट्रैफिक नियमों का भी पालन करूंगा, मैं रेलवे को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए मेरी संपत्ति मानूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं किसी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपना भाई बहन ही मानूंगा। हम प्रतिज्ञा बोलते थे ना बचपन में, जी बिल्कुल, प्रत्येक नागरिक मेरा भाई बहन है, राष्ट्र का निवासी। तो अगर हमें राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है, आज जापान राष्ट्रीयता की भावना से मजबूत होकर के विश्व का संपन्नतम राष्ट्र बन चुका है, तो शायद भारत को भी यही जरूरत है कि हम, जैसा वेदों में भी कहा गया है कि अपने मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का भान हमें होना चाहिए, हमें राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए, मूल अधिकार हमारे हैं उसका हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। हमारा देश सर्वोच्च होना चाहिए, हमारे देश के प्रति हमारी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल। शून्य आकांक्षी जी, गणतंत्र कैसे मजबूत हो और क्या बड़ा कदम इसके लिए उठाया जाना चाहिए? त्रिशूल जी, पारिक जी ने बात की है, बिल्कुल सही बात है इनमें। और मैं तो वापस उसी ओर आना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना ये तभी हमारे समझ में आ पाएगी यदि एक आदमी जो है, कोई भी आदमी भूखा न रहे। भूखा आदमी जो है उसके दिमाग में बहुत सोच की बात है कि भूखा आदमी कभी भी न तो जो है वो चरित्रवान हो सकता है, न जो है राष्ट्रीय हो सकता है। क्योंकि जिस आदमी को भूख लग रही है तो और उसको आप रोटी नहीं दे रहे हैं तो वो तो विचलित हो ही जाएगा। क्योंकि हर आदमी, अपवाद अलग चीजें हैं, अपवाद अलग बात है। इसीलिए मेरा कहने का अर्थ यही है, पहले जैसा मैंने कहा कि प्रांतीय, जातीय, धार्मिक, ये सारे जो मतभेद हैं, ये जो इनमें जो वैमनस्य हैं वो दूर होने चाहिए। और साथ साथ ये जो आर्थिक जो खाई है, ये अगर चोरी जो होती जा रही है, ये अगर सक्रिय नहीं हुई तो हालात बहुत खराब होंगे। और गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति और एक सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, इनके बीच में जो आर्थिक जो खाई है, इनके बीच में जो पैसों का जो कमाई है वो अगर कम नहीं होगी तो देश जो है बहुत बुरी हालत में फंस सकता है। और इसकी ओर हम सबका ध्यान जाने की जरूरत है, वोटर का भी, राजनेता का भी, सरकार का भी, जनता का भी और समाज के हर एक वर्ग का। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र यादव जी, समय समाप्त हो रहा है। संक्षिप्त सा जवाब चाहूंगा, लोकतंत्र, गणतंत्र कैसे मजबूत हो, क्या बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए?
देखिए जी, सभी जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अभी बताई सारी चीज। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी कि मेरा इंडिविजुअल क्या योगदान जी, है अपने देश बिल्कुल। प्रति, देश के उत्थान में। चाहे मैं सामाजिकता की बात करूं, किसी को मैं अगर भाईचारा फैलाता हूं या फिर सरकार का नियमों का पालन करता हूं, फिर किसी की मदद करता हूं, तो यही वो चीज है। देखिए, एकजुटता ही सबसे बड़ी चीज है। जितने बड़े युद्ध देश ने लड़े हैं उस वक्त जब एकजुट थे, तभी हम सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पे जिंदा भी हैं। तो हमें इंडिविजुअली ये सोचना होगा कि मेरा क्या योगदान है सामाजिकता में और बिल्कुल। तांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने में। ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। गोविंद पारिक जी, शून्य आकांक्षी जी, राजेंद्र यादव जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से एक बात है कि हमें स्वयं को सोचना होगा कि हम स्वयं अपने देश को कितना मजबूत कर रहे हैं, और शायद यहीं से गणतंत्र के सशक्त होने की सबसे पहली और सशक्त शुरुआत होगी। बहरहाल, देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।